welcome back everyone to our new class for CSEET and आज हम चैप्टर पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। तो ये सबसे आपका बेसिक चैप्टर एज वेल एज सबसे वेटेज रखने वाला चैप्टर है, क्योंकि आपका पूरी जर्नी कंपनी लॉ के अराउंड ही इवॉल्व करेगी। आज हम इस चैप्टर में कंपनी लॉ की बेसिक चीजें, कंपनी क्या होती है, कितने टाइप की कंपनी होती है और उसमें क्या क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहली जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी वो चीज है जो कि आपको एक आइडेंटिटी देती है आपका काम करने के लिए। अगर हम इसके हिस्टोरिक मीनिंग में जाएं तो इसका मतलब होता है जब चार लोग बैठ के साथ में ब्रेड एंड बटर खाते हैं उसको कंपनी बोलते हैं। यहाँ पे उस कंपनी की बात नहीं हो रही है जो आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, वो वाली कंपनी की बात नहीं है, बल्कि ये एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी की बात हो रही है जिसके पास सर्टेन पावर्स होती हैं। अगर हम इसके हिस्टोरिकल ओरिजिन में जाएं तो वर्ड कंपनी, जो वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड कंपनी दैट इज टुगेदर, पेनिस दैट इज ब्रेड, मतलब जो साथ में बैठ के चार लोग ब्रेड खाते हैं उसको हम कंपनी बोल देते हैं। Originally referring to the association of persons taking meals together, merchants once discussed business at festive gathering, but as commerce grew more complex, मतलब मर्चेंट जब साथ में किसी त्योहार में बैठ के ब्रेड या बटर खाते थे, वाइन पीते थे, तो उसको लोग कंपनी बोल देते थे। बट कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से ये काफी ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। टर्म इवॉल्व और डिनोट करता है जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइजेस को। The word corporation is derived from the Latin term corpus, which means body। मतलब ये एक लैटिन टर्म corporation derive हुआ है वर्ड corpus से, जिसका मतलब होता है बॉडी। Accordingly, corporation is a legal person created by the process other than natural birth। यानी जब भी हम किसी लीगली रिकॉग्नाइज्ड चीज को जो कि नेचुरल पर्सन के रूप में हम लेते हैं, जो कि नेचुरल बर्थ से नहीं आया है, उसको हम कॉर्पोरेशन बोलते हैं। इट इज फॉर द रीजन समटाइम्स कॉल्ड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल क्यों? आर्टिफिशियल का मतलब होता है कोई भी नकली चीज जो असली जैसी लगती है, और लीगल पर्सन इसलिए क्योंकि ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड होता है। एज लीगल पर्सन a corporate is capable of enjoying many of the rights and incurring many of the liabilities of natural person। मतलब जो कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है वो काफी नेचुरल पर्सन्स के राइट और लायबिलिटीज को एंजॉय कर सकती है। जैसे एक कंपनी अपने नाम से कोई भी लायबिलिटी इनकर कर सकती है, कोई भी असेट्स खरीद सकती है, जो चीज एक आम आदमी कर सकता है अदर देन हैविंग मैरिज। और भी एक्सेप्शंस है इसके, आगे पढ़ेंगे। अगर इसकी मॉडर्न डेफिनेशन पे आए तो कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में बोलता है, Companies Act 2013 defines it as an association incorporated under the act of previous company law। previous company law कौन सा? Companies Act 1956, जो कि इससे पहले वाला था। अब कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्संस, यानी कि ये कई लोगों के एक साथ आने पे बनती है। Who contribute money और money is worth to common stocks, यानी या तो वो कंपनी बनाने के लिए कोई पैसे देते हैं जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, या फिर वो जगह देते हैं या कोई भी ऐसी चीज देते हैं जिसको मनी के टर्म में कंसीडर कर सके। एंड एम्प्लॉय इन सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर्स द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयरफ्रॉम, और वो जो उस कंपनी से प्रॉफिट या लॉस बनता है उसको आपस में बांट लेते हैं। यानी अगर हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू जाएं तो वो बोलता है कि कंपनी एक ऐसे लोगों का समूह है जो साथ में आते हैं, अपने पास से पैसे लगाते हैं या जगह देते हैं कंपनी को, ताकि वो कंपनी से अराइज होने वाले प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। यहाँ पे लॉर्ड जस्टिस की डेफिनेशन है जो कि आपके एमसीक्यू में आती है, एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन who contribute money or money worth to a common stock and employ it in some trade or business and who shares the profit and loss arising therefrom, यानी जो ऊपर पढ़ाया है। The common stocks so contributed is denoted in money, यानी वो मनी के टर्म में रिकॉग्नाइज्ड होता है, and is the capital of company, और वही कंपनी के शुरुआत की वजह होती है या फिर वो उसी का बेस होता है। जैसे कि कोई भी घर बनाने से पहले उसके पिलर्स और फाउंडेशन खड़ा करना जरूरी है, वैसे किसी कंपनी को रन करने के लिए
पहले उसके पास कैपिटल होना जरूरी है। कैपिटल हो सकता है कैश के फॉर्म में हो या फिर कोई और काइंड के फॉर्म में हो, यानी कि जिसने भी कंपनी बनाई है या तो वो कैश कंट्रीब्यूट कर सकता है या फिर जगह दे सकता है या फिर कोई और सामान दे सकता है, रिसोर्सेज दे सकता है। The person who forms it or to whom it belongs are the members, यानी जो मेंबर्स होते हैं वही कंपनी के ओनर होते हैं और यही मेंबर्स कंपनी को कैपिटल देते हैं ताकि कंपनी फॉर्म हो सके। The proportion of capital to which each member is entitled is his share, यानी कि जितना भी पार्ट कोई मेंबर देता है उसको हम शेयर बोलते हैं। शेयर का मतलब ही होता है भाग देना, यानी कि कंपनी में से अगर कंपनी 100% है तो दो मेंबर्स ने 50% शेयर दिए, इन्होंने 50% शेयर दिए, यानी 50% इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और 50% बी ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, यानी इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी फॉर्म की जिसमें इनके पास कैपिटल इन्होंने लगाई 100% की, 50% शेयर्स ए के पास थे, 50% शेयर्स बी के पास थे और यही कंपनी के मेंबर्स बन गए। अब अगर हम देखें नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी में, तो यहाँ पर 6-7 नेचर और कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं जो कि आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। पहला है कंपनी के पास अपनी एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कंपनी की कोई भी लायबिलिटी उसके मेंबर्स पे लायबल नहीं होती है, ना डायरेक्टर पे होती है। परपीचुअल सक्सेशन होता है, यानी कोई भी आए या जाए कंपनी वैसी की वैसी ही चलेगी। सेपरेट प्रॉपर्टी होती है कंपनी की जो कि उसके मेंबर्स की नहीं होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी कि शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन टू अनदर पर्सन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो एक शेयर होल्डर से वो अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास ही जा सकता है, वो पब्लिक के पास नहीं जा सकता। और अगर पब्लिक कंपनी होती है तो वो फिर पब्लिक में भी जा सकती है, यानी कि कॉमन पीपल या फिर इन्वेस्टर्स के पास भी अपना शेयर्स दे सकती है। कैपेसिटी टू सू एंड स्यूड, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल लीगली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन होती है तो इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये किसी को भी सू कर सके, यानी किसी के खिलाफ केस कर सके और कोई भी इसके खिलाफ केस कर सकता है। इसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होते हैं, यानी कि ये अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में ला सकती है किसी को भी। इस पे भी लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है। इसका सेपरेट मैनेजमेंट होता है, दैट इज योर डायरेक्टर्स, एमडी, केएमडीज। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी कि ये इसलिए काम करती है ताकि कोई प्रॉफिट जनरेट हो और ये चाहे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, यानी ये जब चाहे अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर सकती है खुद से जाके। अगर हम इसके की कैरेक्टरिस्टिक के सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पे आए तो ये है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, यानी कि ये एक इंडिविजुअल की तरह एक अलग पर्सनालिटी होती है। कंपनी और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों अलग अलग लोग होते हैं। ये दो दिल एक जान वाली बात नहीं होती है जैसा कि हमारी पार्टनरशिप में होती है, ठीक है। जो सबसे पहले इसका बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन हु आर मेड इनटू वन बॉडी बाय इनकॉर्पोरेटिंग अकॉर्डिंग टू लॉ एंड क्लोथिंग इट विद लीगल पर्सनालिटी, यानी कंपनी जो है वो ऑल टुगेदर एक अलग इंसान होती है एज कंपेयर्ड टू इट्स मेंबर्स, डायरेक्टर्स और केएमडीज, ठीक है। ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। द वर्ड कॉर्पोरेशन डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉर्पस, द लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ, यानी कि ये बिना पैदा हुए नेचुरली लॉ के थ्रू क्रिएटेड होती है, इसीलिए इसको स्टेटस आर्टिफिशियल पर्सन का मिला है। इसकी लीगल कैपेसिटी होती है, यानी कि किसी को भी ये सू कर सकती है और बीइंग सूड, यानी कि कोई भी इसको सू कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकरेंसी, ठीक है। A company is not merely legal institution; it is a legal device for attaining social or economic end. यानी कि ये कोई एक लीगल इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन ये एक उसका जरिया है कि हम अपने सोशल और इकोनॉमिक चीजों को फुलफिल कर सकें। It represents a combined political, social, economic and legal institution serving as a means of cooperation and organization in the conduct of an enterprise. आई होप सो ये समझ आया होगा। इसमें तीन ही मेन पॉइंट है कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, यानी कि ये डिफरेंट होता है फ्रॉम इट्स मेंबर, ये एक अलग पर्सनालिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये नेचुरल बर्थ के थ्रू नहीं फॉर्म होता है, ये लॉ के थ्रू फॉर्म होता है और इसकी लीगल कैपेसिटी होती है, यानी ये किसी पे भी केस कर सकती है और कोई भी इस पे केस कर सकता है। आपके एमसीक्यू के लिए इतना ही कंपलसरी है।
आगे कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वेस्टेड इज द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी कि इसकी एक अलग पहचान होती है। इसकी क्या होती है, पहचान होती है एक अलग, और ये इसके मेंबर्स से डिस्टिंक्ट होती है। बेयर इट्स ओन नेम, इसका अपना नाम होता है, जैसे कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, या फिर एग्जांपल पे रिलायंस लिमिटेड, ठीक है। हैज इट्स ओन सील, इसके पास अपनी सील होती है फॉर साइनिंग, ठीक है। इसके पास सेपरेट एसेट्स होती है अपनी, जो कि इसके मेंबर्स की नहीं होती है। कैन एम्प्लॉय पीपल एंड एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिपेंडेंटली, मतलब ये अपने अंडर एम्प्लॉयज रख सकती है और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। डिफरेंट पर्सन फ्रॉम डिफरेंट मेंबर्स हु कंपोज इट, मतलब इसके पास अलग अलग लोग होते हैं जो कि इसको बनाते हैं। जरूरी नहीं जो 4 मर्चेंट है वही इसको बनाए, हो सकता है एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, एक सीए हो, एक सीएस हो, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। कैपेबल ऑफ ओनिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी ले सकती है, कोई भी डेट इनकर कर सकती है, डेट मतलब कोई भी लायबिलिटी ले सकती है, बोरोइंग ले सकती है, बोरोइंग मनी किसी से भी पैसा मांग सकती है। हैविंग अ बैंक अकाउंट, इसका अपना एक सेपरेट बैंक अकाउंट होता है अपने मेंबर से हटके। A shareholder cannot be held liable for the acts of the company even if it holds virtually the entire share capital। इसके कहने का मतलब है कि कंपनी की कोई भी काली हरकतों के पीछे उसके शेयर होल्डर को नहीं हम कह सकते हैं कि वो लायबल होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंपनीज लॉ कंपनी और शेयर होल्डर डिफरेंट पर्सन है। भले ही कंपनी के शेयर होल्डर्स ही कंपनी को होल्ड करते हैं और कंपनी के ओनर होते हैं, बट वो डिफरेंट पर्सन होते हैं एज कंपेयर्ड टू कंपनी। आवर शेयर होल्डर आर नॉट द एजेंट्स ऑफ कंपनी सो दे कैन नॉट बाइंड बाय देयर एक्ट्स, यानी कि शेयर होल्डर कंपनी के एजेंट्स नहीं होते हैं, जैसा कि पार्टनरशिप में होता है। पार्टनर्स और पार्टनरशिप में पार्टनर्स ही अपनी पार्टनरशिप के एजेंट्स होते हैं, बट कंपनी में शेयर होल्डर उनके एजेंट नहीं होते हैं। लैंडमार्क सॉल्वेन केस है, ये सॉल्वेन केस किस लिए आया था, ये कॉर्पोरेट बेल के लिए आया था। कॉर्पोरेट बेल अभी मैं समझाता हूं आगे, लेकिन इसमें आपको इतना समझना है कि सैलमन जो है, सैलमन ने एक कंपनी बनाई टिम्बर गुड्स के लिए और उसने उस कंपनी के सारे शेयर्स अपने नाम में होल्ड कर लिए। होल्ड करने के बाद जब उसके एक अनहोनी हुई और उसके सारे उसके टिम्बर चल गए, ठीक है, तो उसके पास क्रेडिटर्स आए कि तुमने बोला था कि मेरा पैसा टाइम पे दोगे और 3 महीने हो गए हैं, पैसा नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हें घर से उठा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो सैलमन गया कोर्ट में, ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कि देखिए बात तो सही है सारे क्रेडिटर्स की सैलमन ने प्रॉमिस किया था, बट सैलमन और सैलमन की कंपनी जो है सैलमन कंपनी लिमिटेड, वो दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। तो कंपनी के उठाए हुए डेट्स आप सैलमन जो कि उसका शेयर होल्डर है उस पे नहीं डाल सकते हो। जितने भी कंपनी के डेट्स हैं वो सब कंपनी ही पे करेगी और उसके शेयर होल्डर लायबल नहीं होंगे पे करने के लिए। अगर हम इस पे पढ़ें तो सैलमन ऑपरेटेड अ प्रॉस्पेरस लेदर मर्चेंट एंड बूट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस व्हिच ही डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट। फॉर्मेशन क्रिएटेड लिमिटेड कंपनी विद हिमसेल्फ, वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स एज शेयर होल्डर। तो इनके पास 4 शेयर होल्डर थे, ठीक है, पहला था वाइफ, दूसरी थी डॉटर, तीसरा कौन था, तीसरा था 4 बेटे, ठीक है। 7 शेयर्स टोटल थे इनके, एक इनके पास, एक इनके पास, 4 इनके पास और एक सैलमन के पास, ठीक है। तो टोटल 7 शेयर से 7 रुपए की कैपिटल से इन्होंने बनाया था 60 पाउंड की, और इन्होंने बिजनेस अपना भेज दिया 38,000 पाउंड का, और इनको रिसीव हुआ 10,000 रुपए इन डिबेंचर्स, ठीक है। इन्होंने डिबेंचर रेज किए थे 20,000 के फुली पेड शेयर्स इन्होंने मार्केट में बेचे थे। बिकेम मैनेजिंग डायरेक्टर विद 2 सन्स एज डायरेक्टर, ठीक है, ये अपनी कंपनी के डायरेक्टर बन गए, साथ ही साथ अपने 2 बच्चों को भी डायरेक्टर बना लिया। क्राइसिस क्या है, कंपनी एंटर लिक्विडेशन, यानी कि लिक्विडेट हो गए। लिक्विडेट होने का मतलब है दिवालिया हो गया इनका। जो असेट्स थे वो 6,050 रुपए के थे, लायबिलिटी जो थी इनकी 10,000 की थी, ठीक है, प्लस 8,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे। तो इस पर रूलिंग यही आई हाउस ऑफ लॉर्ड्स की
कि सालमन अपनी फैमिली के साथ भले ये बिजनेस चला रहे हो, बट वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे जो डेट्स है ये कंपनी के थ्रू इनकर हुआ है, ना कि सैलमन ने अपने लिए लिया हो। इसीलिए जब कंपनी बेची जाएगी, उसका जितना भी पैसा मिला जाएगा, उससे जितने भी क्रेडिटर रेशियो में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको किया जाएगा, और सैलमन को लायबल हेल्ड नहीं कर सकते। लिमिटेड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स लायबिलिटी एक्सटेंड ओनली टू अनपेड नॉमिनल वैल्यू, यानी कि कंपनी के जो भी शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर्स खरीदे होंगे उनकी लायबिलिटी उतनी ही होगी जितने कि उन्होंने शेयर्स दिए होंगे, उससे ज्यादा की लायबिलिटी नहीं कर सकते हैं। मेंबर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल बियॉन्ड देयर शेयर होल्डिंग इवन इफ कंपनी लायबिलिटीज एक्सीड असेट्स, यानी कि मेंबर्स जो है वो कंपनी के असेट्स, कंपनी के कोई भी लायबिलिटी जो इनकर होगी उसके लिए भुगतान करने के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं होंगे। वो सब कंपनी के असेट्स बेच के ही उनके क्रेडिटर्स को पैसा मिलेगा। द कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन इज द ओनर ऑफ इट्स असेट्स एंड बाउंड बाय इट्स लायबिलिटीज, यानी कि कंपनी ही अपने असेट्स की ओनर होगी, कोई और शेयर होल्डर, डायरेक्टर, मेंबर कोई भी नहीं होगा, और वही अपनी लायबिलिटी की भी रिस्पांसिबिलिटी लेगी। The liability of a member as shareholder extends to contribution to the assets of company up to the nominal value of shares held and not paid by him, यानी कि अगर किसी कंपनी ने एक शेयर इशू किया है वो 100 रुपए का है, ठीक है, तो शेयर होल्डर की जो भी लायबिलिटी होगी वो उसी अनपेड अमाउंट की होगी। मान लो इसमें से इसने 90 रुपए दे दिया, तो शेयर होल्डर लायबल जो होगा ना पैसे देने के लिए वो 10 रुपए के ही शेयर के लिए होगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं होगा, क्योंकि शेयर होल्डर ने सिर्फ 10 रुपए की वैल्यू का ही उसको पैसा देना बचा था शेयर्स का। A shareholder is liable to pay the balance, if any, due on the shares held by him when called upon to pay and nothing more, यानी उससे 1 रुपए ज्यादा भी नहीं मांगा जा सकता है, even if the liability of company far exceeds the assets, यानी कि चाहे कंपनी की लायबिलिटी उससे ज्यादा ही क्यों ना हो सकता है कंपनी की लायबिलिटी 1 लाख रुपए की हो, लेकिन शेयर होल्डर अगर 1000 रुपए देने के लिए लायबल होगा तो उससे सिर्फ 1000 ही रुपए लिए जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिया जाएगा। स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, यानी कि एक एक्सेप्शन है जबकि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो लायबल होंगे। कब होंगे? अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 द मेंबर्स बिकेम पर्सनली लायबल फॉर इट्स मेंबरशिप फॉल्स बिलो, कितना बिलो? प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम नंबर एंड द बिजनेस इज कैरिड ऑन फॉर मोर देन 6 मंथ, यानी कि मेंबर्स कब पर्सनली लायबल होंगे? मेंबर्स एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। पर्सनली लायबल कब होंगे? जब इनकी जो पहला तो ये कि इनका जो प्रिस्क्राइब्ड मेंबरशिप है, यानी कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उससे प्रिस्क्राइब यानी कि उसकी जो मिनिमम लिमिट है उससे कम हो जाए, या फिर पब्लिक कंपनी है उस प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं और पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, अगर लेस देन 7 हो जाए और ये दोनों चीजें हो साथ ही साथ 6 मंथ्स का टाइम पीरियड भी बीत जाए, उस बीच में कंपनी ने जितनी भी लायबिलिटी ली होगी वो सारी कंपनी के मेंबर्स लायबल होंगे। ये इस सब का पूरा एक एक्सेप्शन है। आई होप ये चीज आप अपने दिमाग में बैठाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर योर एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी में कोई आए जाए कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि आपकी क्रश को कोई फर्क नहीं पड़ता आप हो नहीं हो, वैसे ही सेम अमाउंट में कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी नेवर डाइज एक्सेप्ट थ्रू लीगल वाउंडिंग अप, यानी कि ये नेचुरल बर्थ से नहीं पैदा हुई है तो ये नेचुरली मरेगी भी नहीं, ये बाउंड अप होगी क्योंकि ये आर्टिफिशियली क्रिएट हुई है। अनअफेक्टेड बाय डेथ, यानी कि वो मौत से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपार्चर ऑफ मेंबर्स, ये मेंबर्स के जाने से भी इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये एकदम हार्टलेस जीव है जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम कंपनी में आए हो काम करो प्रॉफिट दो जाओ, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉरएवर। A company's life is determined by the terms of its memorandum of association, यानी कि ये भी हो सकता है कि कंपनी कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी हो तो जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी या फिर बाउंड अप हो जाएगी।
इट मे बी परपेचुअल, या तो वो चलती रहेगी, और इट मे कंटिन्यू फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम टू कैरी ऑन अ टास्क। यानी कि जैसे कि हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज इससे बनाई जाती हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग या फिर रोड या फिर ब्रिज बना लें, और बनते ही जैसे ही वो कंप्लीट होता है वैसे ही वो कंपनी एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाती है, यानी कि आरओसी उनको बाउंड अप कर देता है जब एक एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। और ऑब्जेक्ट एज लेड डाउन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो के कंप्लीट होने पे कंपनी खत्म हो रही होगी, ऐसा ऑब्जेक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मौजूद हो। सेपरेट प्रॉपर्टी केपेबल ऑफ ओइंग, एंजॉयिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी एट इट्स ओन नेम, यानी कि कंपनी अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी ले सकती है। एग्जांपल है जैसे बंतारा के लिए रिलायंस वालों ने अपने नाम पे जमीन ले ली, ठीक है। ऐसी अगर कुछ भी कंपनी को कहीं पर भी लैंड बनवाना होता है तो वो अपने नाम पे ले सकता है। ऑल प्रॉपर्टीज वेस्टेड इन द कंपनी, यानी कि सारी प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं वो कंपनी में होते हैं और किसी इंडिविजुअल मेंबर को नहीं मिलते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स, यानी कि कंपनी के जितना भी कैपिटल होता है वो पार्ट्स में डिवाइड होता है। यानी कि अगर कंपनी 100 रुपए से बन रही है तो कंपनी 100 रुपए के अपने शेयर्स इशू कर सकती है। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू कंडीशन। यहां कंडीशन का क्या है, यानी कि शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी वो 1% टू अनदर पर्सन पास ऑन हो सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो प्राइवेट कंपनी ना हो, ठीक है, और क्या बोलते हैं वो ओपीसी ना हो। जैसा कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होते हैं वो अलाउड नहीं होते अंडर कंपनीज एक्ट कि वो सिक्योरिटीज मार्केट में लिस्ट हो सके, इसीलिए यहाँ पे बोला है सब्जेक्ट टू कंडीशंस, सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो या फिर वो फ्रीली मार्केट में घूम सकते हैं। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू मेंबर्स while ensuring company stability, मतलब लिक्विडिटी टू मेंबर्स का मतलब क्या, कभी भी मेंबर्स अपने शेयर्स बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बेच सकते हैं। वो जब चाहे तब अपने शेयर्स को बेच के उसको एनकैश कर सकते हैं, और कंपनी को भी स्टेबिलिटी मिला करती है क्योंकि वो बेचेंगे तो किसी और को बेचेंगे तो कंपनी को कैश तो मिलेगा ही मिलेगा। A company may sell its shares in the open market and realize the money invested by them, यानी कि अपने शेयर्स को वो बेच सकती है मार्केट में और उससे जो शेयर्स मिलता है वो अपनी कंपनी किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकती है। स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट्स इजी बाइंग सेलिंग विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नाउ कॉमन इन लिस्टेड कंपनीज, यानी कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को सेल कर सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, दैट इज योर डीमैट फॉर्म में, है ना। जैसे कि आजकल हम लोग एंजल वन और ग्रो इन सब के जो शेयर्स खरीदते हैं वो सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं और हम डिपॉजिटरी के थ्रू उसको खरीद सकते हैं। हम डायरेक्टली मेंबर्स भी बन जाते हैं कंपनी के, बट इनडायरेक्टली बनते हैं। फर्दर एज ऑफ नाउ in most of the listed companies the shares are also transferable through electronic mode, that is through depository participants instead of physical transfer, यानी कि अब जरूरी नहीं है कि हम कंपनी के पास जाएं उससे शेयर सर्टिफिकेट वगैरह लें तभी हम कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। अब हम डायरेक्ट डिपॉजिटरी से भी खरीद सकते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मेंबर बनते हैं। हमारा थर्ड है लिमिटेशन ऑफ एक्ट, यानी कि कैन नॉट एक्सीड पावर स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अपने एमओए के बाहर कोई भी काम नहीं कर सकती है। एमओए में हमारा एक क्लॉज होता है दैट इज योर ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी हमेशा ऑब्जेक्ट क्लॉज में ही रह के सारे काम करती है। एक्शंस एंड ऑब्जेक्ट लिमिटेड विद इन इट्स स्कोप must alter memorandum before going beyond power prescribed, यानी कि अगर कंपनी को कोई ऐसा काम करना है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा हुआ है तो पहले उसको अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑल्टरेशन करना पड़ेगा, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। Once the power has been laid down, it cannot go beyond these powers unless memorandum of association is itself altered prior to doing so। सेम चीज बोल रहा है। Capacity to be sued and be sued can institute and defend legal proceeding in its own name, यानी वो अपने नाम में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग कर सकती है या फिर कोई उसके खिलाफ भी लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है। may sue for damages in libel or slander, यानी कि डिफेमेशन में अगर कोई उस डिफेमेशन के टाइप होते हैं लाइबल और स्लैंडर, यानी कोई भी बोला हुआ डिफेमेशन या लिखा हुआ डिफेमेशन होता है तो कंपनी के पास राइट रहता है कि वो कोर्ट में जाके उस इंसान के खिलाफ उसको सू कर सके।
सू यानी उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग कर सके, लीगल केस कर सके, ठीक है, लीगली एक्शन ले सके। कैन इवन सू इन इट्स ओन मेंबर, यानी कि वो अपने खुद के मेंबर्स को भी सू कर सकता है अगर उसने कोई भी डिफेमेशन किया है। और लीगल एक्शन मस्ट बी इन द कंपनीज नेम नॉट इंडिविजुअल मेंबर्स, यानी कि अगर कंपनी किसी के खिलाफ भी कोई लीगल एक्शन लेना चाहती है तो वो उसको अपने ही नाम में करना होगा, किसी और मेंबर के नाम में नहीं करेगी, और ना ही उसके पास राइट है कि वो कर सकती है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट कैन एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर बिजनेस कंडक्ट इन ओन नेम, यानी कि कंपनी कोई भी बिजनेस करेगी तो वो अपने नाम में नहीं करेगी, किसी मेंबर डायरेक्टर के नाम में नहीं कर सकती है। शेयर होल्डर कैन नॉट एनफोर्स कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नॉर बी सूड ऑन देम, यानी कि शेयर होल्डर कोई भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं ये बोल के कि हम तो इस कंपनी के ओनर हैं। He is neither a party to the contract nor entitled to benefit of it, यानी कि कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो उससे कोई भी फायदा शेयर होल्डर नहीं उठा सकता और नहीं बोल सकता है कि हम कंपनी के ओनर हैं तो फिर हम ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी नहीं होता है। पार्टी होता है यहाँ पे कंपनी और आउटसाइडर, यानी कि कंपनी खुद के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है और जिस बाहर वाले से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसके साथ दोनों काम कर सकते हैं। कंपनी राइट एंड ड्यूटीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स, कंपनी के जो राइट और ड्यूटीज होते हैं वो अपने मेंबर्स से अलग होते हैं, यानी कि डायरेक्टर्स के एमपीज के जो राइट और ड्यूटीज होती हैं वो कंपनीज की राइट और ड्यूटीज से अलग होती हैं। A member of a company cannot sue in respect of torts committed against the company, यानी कि मेंबर ने अगर कोई टॉर्ट कमिट किया है उसके लिए कंपनी को सजा नहीं मिल सकती, और अगर कंपनी ने किया है तो उसके लिए मेंबर्स को सजा नहीं मिल सकती। ये सब आपके एकदम शॉर्ट क्रिस्प नोट्स हैं फॉर योर एमसीक्यू पर्पसेस, और ये आप अगर पढ़ लिए तो आप श्योर शॉर्ट पास हो जाओगे। सेपरेट मैनेजमेंट, कंपनी का सेपरेट मैनेजमेंट होता है। द मेंबर्स में डिराइव प्रॉफिट विदाउट बीइंग बर्डनड विद द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, यानी कि जरूरी नहीं कि शेयर होल्डर ही सारा काम करें, शेयर होल्डर्स किसी को रख सकते हैं और रखा ही जाता है कंपनी में कि वो एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के, नॉट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। They do not have effective and intimate control over its working and elect their representative to conduct corporate functioning, यानी कि उनके पास कोई भी इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होता है, वो किसी भी इंसान को रख सकते हैं ताकि वो लोग काम कर सकें। A company is a voluntary association for profit, यानी a company is a voluntary association of profit, यानी कोई भी कंपनी जब बनती है वो इसी पर्पस से बनती है कि उससे जो प्रॉफिट आएंगे उससे कंपनी को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर वो अपने मेंबर्स को दिया जाएगा। It is formed for the accomplishment of some public goals, यानी कोई पब्लिक गोल्स कंप्लीट करने के लिए ही वो फॉर्म होती है। Whatsoever profit is gained is divided among its shareholder or reserved for future expansion, यानी कंपनी जब भी कोई प्रॉफिट अर्न करती है या तो वो अपने कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व में ट्रांसफर करती है या फिर वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है एज अ पार्ट ऑफ डिविडेंड। ओनली अ सेक्शन 8 कंपनी कैन बी फॉर्म विद नो प्रॉफिट मोटिव, यानी सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वो अपने जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो उसको पब्लिक यूज के लिए लगा देती है, यानी कि वो पहले से सारे उसके पास सेक्टर्स रहते हैं कि कहां-कहां पब्लिक में वो अपना पैसा दे सकती है एज अ चैरिटी बेसिस। Termination of existence, a company being an abstract and artificial person does not die a natural death. It is created by law, carries on its affairs according to law throughout his life and ultimately is effaced by law, यानी कि कंपनी लॉ के थ्रू ही जन्म लेती है और लॉ के थ्रू ही मरती है। अब कंपनी ये तो हो गया था, इसके पास कॉमन सील भी होता है, परपेचुअल सक्सेशन भी होता है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल वही होता है जो आपका असली चेहरा होता है। जैसे कि आप किसी लड़की से मिलते हैं तो वो आपकी क्रश बन जाती है, फर्स्ट टाइम लव हो जैसे होता है कि पहली बार देखा और पहली बार में आपको प्यार हो गया। लेकिन जब आप उससे थोड़ा मिलते हो और मिलते हो और मिलते हो, 1 साल 1.5 साल बाद आपको उसका असली चेहरा दिखता है, वही होता है हमारा कॉर्पोरेट वेल। यानी एक नकाब होता है कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में, एक पर्दा होता है। जब वो पर्दा उठ जाता है तो कंपनी और मेंबर्स एक ही जैसे होते हैं। अभी क्या था, कंपनी और मेंबर दो डिस्टिंक्ट लोग थे। जब कॉर्पोरेट वेल उठता है ना तो कंपनी के जो मेंबर्स, डायरेक्टर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉयज होते हैं वो सब एक ही कंपनी एज अ कंपनी का पार्ट ही ले लिए जाते हैं।
While corporate personalities fundamental codes will pierce the veil, यानी कि वो पर्दा उठा देते हैं when the separate entity is used fraudulently, यानी कि separate entity का यूज कोई fraudulent purpose के लिए होता है या फिर उसका यूज सही से नहीं होता है. The court looks behind the corporate shell to hold individual liable for company debts and obligation, यानी कि कोर्ट जो है कॉर्पोरेट शेल को हटा देती है और जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, केएमपीज होते हैं, उनको लायबल कर देती है कंपनी के कोई भी फ्रॉडुलेंट काम के लिए. कॉर्पोरेट वेल कब कब उठता है? कमीशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, जब कंपनी में फ्रॉड या फिर इम्प्रॉपर काम होता है तब. जब भी कोई कॉर्पोरेट फसाड होता है, मीर एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटली, यानी कि एजेंसी के थ्रू या फिर खुद भी वो करती है कंपनी. कॉन्फ्लिक्ट होता है पब्लिक पॉलिसी के साथ, यानी कि कोई भी वो एक ऐसी पॉलिसी पब्लिक के साथ लाती है जो कि झूठी होती है या पब्लिक को डिसीव करती है तब. टैक्स इवेजन, यानी कि टैक्स बचाने के लिए कंपनी कोई ऐसा काम करती है, कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर केएमपीज ऐसा काम करते हैं जिससे वो टैक्स बचा सके, उस समय पे कॉर्पोरेट वेल उठ जाती है. अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, यानी कि रिड्यूसिंग वर्कर बोनसेस, है ना. अब्यूज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी फॉर अनजस्ट इनइक्विटेबल पर्पसेस. एनिमी कैरेक्टर ड्यूरिंग वॉर टाइम, यानी कि कोई कंपनी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है उस समय बनी ताकि पाकिस्तान को इंडिया की जो कंपनी है वो गुड सप्लाई कर सके. तो ऐसे टाइम में जो कंपनीज बनी है ना वो एनिमी कंपनी बोली जाएगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, सारा गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन अलाउड नहीं है और ऐसे टाइम पे आप अपनी कंपनी बना के पाकिस्तान में सप्लाईज पहुंचा रहे हो, इसीलिए ऐसी कंपनीज को एनिमी कंपनी बोलते हैं और वो अलाउड नहीं है. नेशनैलिटी, रेसिडेंस, डोमिसाइल, कंपनी कोई सिटीजन नहीं होती है, उसकी अपनी नेशनैलिटी होती है और रेसिडेंस डिफाइंड होता है क्योंकि वो इंडिया में बनी होती है और उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है. जैसे कि बोला गया है सिटीजन नहीं है, क्यों? क्योंकि नेचुरल बर्थ के थ्रू नहीं होती. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है बट वो सिटीजन नहीं है क्योंकि वो नेचुरली बर्थ नहीं हुआ, उसका लॉ के थ्रू बनी हुई है, इसीलिए उसको फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिलते हैं, लेकिन आर्टिकल 14 का राइट मिलता है. तो आज की हमारी क्लास थी इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ पे. ये इसका फर्स्ट पार्ट है. इसको मैंने बहुत ही समराइज वे में रखा है ताकि आप एग्जाम से 10 मिनट पहले भी देखो तो भी आपको इसके बेसिक एमसीक्यूज, जो मेन एमसीक्यूज हैं, वो क्लियर हो सके. तो आई होप सो आपको ये क्लास समझ में आई होगी और कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. 2-3 घंटे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय.